हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर बेटा देखा होगा जिसमें मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल करवाए थे और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करवाई थी, दैट इज़ योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके न्यूमेरिकल्स करवाई थी। ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं किए तो काइंडली ट्राई कर लेना ताकि आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ सकें। ओके, तो आज नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। अगर आपको ऑस्मोसिस पता होगा तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जान सकोगे। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा कि कोई एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अपने में से पानी को तो पास होने देती है पर और कोई चीज़ को पास होने ना दे, मतलब कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को तो पास होने देती है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल को पास होने नहीं देती। तो अगर मैं किसी सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं तो पानी की मूवमेंट होगी जहाँ पानी ज़्यादा है उस तरफ से, जहाँ पानी कम है उस तरफ को। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी की मूवमेंट होना जहाँ पानी ज़्यादा है, फ्रॉम डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी जहाँ ज़्यादा है, टूवर्ड्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जहाँ पानी कम है, जिधर पानी कम है उस तरफ को, फ्रॉम मोर वाटर टू लेस वाटर जो है पानी की मूवमेंट होगी। और बीच में क्या लगी होगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो पानी को तो पास होने दे रही होगी, बाकी किसी चीज़ को पास होने नहीं दे रही होगी। दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल, जो आपको नेचर से मिलती है, जैसे कि पिग ब्लैडर है। ठीक है, एग के ऊपर जो एक, जब आपने एग बॉयल किया हो तो बॉयल होने के बाद उसके ऊपर ना एक वाइट कलर की लेयर सी होती है, दैट इज़ नॉन एज एग मेम्ब्रेन, वो सेमी परमेबल होती है। कभी कभी आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाए तो आपके जो ऊपर स्किन की, हाथ के ऊपर या अंगूठे के ऊपर का जो मांस है वो उतर जाता है, तो दैट इज़ योर आउटर स्किन ऑफ द एनिमल्स। तो ये भी क्या होती है? सेमी परमेबल। हम लैब में भी बना सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, दैट इज़ CuFeCN6, या सिलिकेट्स ऑफ आयरन या कोबाल्ट या निकल या सेलोफेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये सारी जो है आर्टिफिशियल हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के नाम बताएं, तो कॉपर फेरोसाइनाइड, दैट इज़ Cu2FeCN6, सिलिकेट्स हो गए बेटा आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, सेलोफेन हो गया या पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये सारी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अब ऑस्मोसिस आपको पता लग गया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होनी है डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है उस तरफ से जिधर पानी कम है उस तरफ को मूवमेंट होनी है, दैट इज़ योर ऑस्मोसिस। लेकिन हमें ऑस्मोसिस स्टडी नहीं करना, हमने तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि आपने ऑस्मोसिस होने से रोकना है, आपने पानी की मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने से रोकनी है। और उसे रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे, द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा दैट इज़ नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे दैट इज़ नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैन बी कैलकुलेटेड बाय बर्कले एंड हर्टले या फेफर मेथड और मोर्स एंड फ्रेजर मेथड। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जा सकता है? तीन मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, बर्कले हर्टले, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, फेफर मेथड या मोर्स एंड फ्रेजर मेथड। तो इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो। आपके सिलेबस में बर्कले हर्टले डिटेल में है, तो आप बर्कले हर्टले मेथड, कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि एक्सप्लेन बर्कले हर्टले मेथड ऑफ टू फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बर्कले हर्टले मेथड में क्या होता है? हियर वी टेक अ पोरस स्पॉट। देखो बेटा ये एक पोरस स्पॉट है, हम एक पोरस स्पॉट सा ले लेते हैं जिसमें ऊपर क्या लगा होता है? एक साइड पे कैपिलरी इंडिकेटर, एक साइड पे कैपिलरी लगी होती है, दूसरी साइड पे वाटर रेजर्वायर लगा होता है। तो ये एक पॉट की तरह है, पोरस पॉट, जिसमें कि थोड़े पोर्स हैं। ठीक है, एक साइड पे कैपिलरी लगाई हुई है, एक साइड पे रेजर्वायर लगाया हुआ है। आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, और जो बीच में है ये जो दो लाइनें हैं, दिस इज़ योर, ये और ये वाला जो है आपका, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड की। ओके, तो ये दिस इज़ योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
पेन चल नहीं रहा, राइट नाउ दिस वन इज़ योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वाली जो है ना, ये और ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड की। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो, सबसे पहले हमने एक पोरस स्पॉट ले लिया, एक तरफ कैपिलरी इंडिकेटर लगा दिया, एक तरफ वाटर रिजर्वायर लगा दिया। पोर्स के बीच में बेटा क्या है, पोरस स्पॉट इसलिए लिया है कि मूवमेंट हो सके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, और पोर्स के बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी कॉपर फेरोसाइनाइड की। अब जो हमारा ये पोरस स्पॉट है, हमने इसको एक सॉल्यूशन से भर लिया। अब आपकी मर्जी, शुगर सॉल्यूशन ले लो चाहे, ठीक है। वी फिल द पोरस स्पॉट एंड नॉट द लेवल ऑफ। जब हमने इसको पोरस स्पॉट को सॉल्यूशन से भर लिया तो हमने कैपिलरी का लेवल नोट कर लिया कि कहाँ तक कैपिलरी का लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पोरस स्पॉट लिया, एक तरफ कैपिलरी इंडिकेटर है, एक तरफ वाटर गॉज लगा दिया। पोर्स में जो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिट कर दी, फिर उसको जो है सॉल्यूशन से भर लिया, ऊपर एक प्रेशर गॉज भी लगा दी है, ठीक है। फिर क्या किया, जब जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन को भर लिया, हमने कैपिलरी का लेवल नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पोरस, बेटा ये पोरस स्पॉट है, दिस इज़ योर पोरस स्पॉट। फिर उसके अराउंड क्या हमने लगा दिया, दिस इज़ ब्रॉन्ज सिलेंडर। ये जो उसके बाहर एक्स्ट्रा सिर्फ इतना पोर्शन पोरस स्पॉट लिया है, उसके अराउंड ये जो एडिशनल चीज़ है, दिस इज़ योर ब्रॉन्ज सिलेंडर। उसके अराउंड हमने एक ब्रॉन्ज का सिलेंडर ले लिया, और ब्रॉन्ज के सिलेंडर में हमने क्या ले लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया। मतलब यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया। ओके, सॉरी, मैंने पहले कह दिया था कि हमने पोरस स्पॉट के अंदर भी शुगर सॉल्यूशन लिया। नहीं, हमने पोरस स्पॉट के अंदर वाटर लिया है। ये जो पोरस स्पॉट है, इसके अंदर हमने पानी लिया, और ये जो बाहर ब्रॉन्ज का सिलेंडर है, इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है। दोनों तरफ हमने क्या लिया है बेटा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन वाला जो ब्रॉन्ज का सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने जो है प्रेशर गॉज से प्रेशर अटैच देना है, साथ में पिस्टन लगा दी है, ठीक है। उसके बाद हमने इस सॉल्यूशन को वाले अपरेटस को एज सच पड़े रहने देना है, ठीक है। जब हम एज सच इसको पड़े रहने देंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो कैपिलरी का जो लेवल है, जितना हमने पहले नोट किया था, जब पानी भरने के बाद हमने कैपिलरी का लेवल नोट किया था, जो कैपिलरी का लेवल है वो फॉल करेगा, ठीक है। अब जैसे ही वो फॉल करेगा, तो उस लेवल को उतना मेंटेन करने के लिए, जितना पहले था उतना मेंटेन करने के लिए, ये जो प्रेशर गॉज है वो प्रेशर अप्लाई करेगी, और जितना वो प्रेशर अप्लाई करेगी, दैट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो उसे आप नोट कर लोगे। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से। बर्कले और हर्टले मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर किया जा सकता है। बर्कले और हर्टले ने एक पोरस स्पॉट लिया, पोरस स्पॉट सिर्फ इतना है, ठीक है। दिस इज़ योर पोरस स्पॉट। इसके जहाँ पे पोर्स है, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की फिक्स कर दी। एक तरफ कैपिलरी इंडिकेटर लगा दिया बेटा, और एक तरफ वाटर रिजर्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर इस पोरस स्पॉट वाले में हमने पानी भर दिया, ठीक है। फिर उसको सराउंड कर दिया ब्रॉन्ज सिलेंडर से। दिस इज़ योर ब्रॉन्ज सिलेंडर। ब्रॉन्ज सिलेंडर में शुगर सॉल्यूशन भर लिया, और ऊपर हमने प्रेशर से पिस्टन के साथ प्रेशर गॉज अटैच कर ली। देखो बेटा, जब आपने पानी डाला था तो कैपिलरी का लेवल नोट कर लिया था। अब जैसे ही आप शुगर डालोगे, तो जो है पानी की मूवमेंट, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में पानी कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो पानी की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी अंदर से बाहर की तरफ। मतलब पानी जो है बाहर निकलना शुरू कर देगा दोनों तरफ से, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। वाटर जो है डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो कैपिलरी लेवल फॉल करेगा। कैपिलरी लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रेशर गॉज जो है प्रेशर अप्लाई करेगी, पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेगी, और जितना वो प्रेशर अप्लाई करेगी, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको आप मेजर कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बर्कले एंड हर्टले मेथड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसकी हेल्प से हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के केस में आपको डेरिवेशन आनी चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो आप उन्हें बेटा बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है +1 में। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा PV इज़ इक्वल टू KT, और अगर आपने K की जगह गैस कांस्टेंट यूज़ करना है तो PV इज़ इक्वल टू nRT, ठीक है। तो PV इज़ इक्वल टू nRT, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू nRT, जहाँ पे प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप P की जगह पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो पाई V इज़ इक्वल टू nRT, ठीक है। अगर आपने पाई निकालना है तो वॉल्यूम जो है नीचे चल जाएगा, N/V इंटू RT, तो पाई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं, तो पाई इज़ इक्वल टू CRT, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया PV इज़ इक्वल टू nRT, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये कहाँ से आया है? ये दो चीज़ों से आया है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करोगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा PV इज़ इक्वल टू KT, और K को हटाने की जगह आप NR यूज़ कर सकते हो, तो PV इज़ इक्वल टू nRT, ठीक है। यहाँ से प्रेशर अगर आपने निकालना हो तो N/V इंटू RT, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं कंसनट्रेशन, तो P इज़ इक्वल टू CRT। जो P है उसको आप पाई से रिप्रेजेंट करते हो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, तो पाई इज़ इक्वल टू CRT, ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है शो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिपेंड करे, तो आप कहोगे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। PV इज इक्वल टू nRT था, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, और जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हैंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, न्यूमेरिकल में पूछा हो कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा? देखो PV इज इक्वल टू NB इंटू RT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए हो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू P। तो अगर आपको MB निकालना हो तो MB क्या आ जाएगा? MB ऊपर चला जाएगा, ठीक है, WB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय PV, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले जाओगे, प्रेशर को नीचे ले आओगे, तो P के से बराबर आ जाएगा WB इंटू RT डिवाइडेड बाय MB। आप मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो। कई बार न्यूमेरिकल में दिया होगा कि सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब कंसंट्रेशन सेम है, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो कि दो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन सेम है, C1 इज इक्वल टू C2। कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहते कॉपर फेरोसाइनाइड जो है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन सिर्फ जो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्ट करती है, एक्वस सॉल्यूशन के केस में जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी। अब इसके हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।